नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। आज कंप्यूटर में हम थ्योरी और एमसीक्यू देखेंगे, एआई की, मशीन लर्निंग की और डीप लर्निंग की। ये यूबी ट्रिपल एससी लेवल का एमसीक्यू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है? तो इसका प्राइमरी गोल है टू क्रिएट मशीन्स दैट कैन थिंक एंड एक्ट इंटेलिजेंटली। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गोल है वो है कि ऐसी मशीनें बनाना जो ह्यूमंस यानी इंसानों की तरह सोच सके और उन्हीं की तरह निर्णय ले सके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ एआई? इनमें से एआई की सब फील्ड नहीं है या एआई का जो है वो टाइप नहीं है। तो इसमें जो मशीन लर्निंग है ये एआई के अंदर आता है, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग भी एआई के अंदर आता है, कंप्यूटर विजन भी एआई के अंदर आता है, मगर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एआई के अंदर नहीं आता है। एआई की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं या एआई के अंदर क्या क्या जो टॉपिक है वो आते हैं? तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग आता है, कंप्यूटर विजन आता है, मशीन लर्निंग आता है, न्यूरल नेटवर्क आते हैं, डीप लर्निंग आती है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये आती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एआई वेयर मशीन लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। यानी मशीन लर्निंग में हम मशीनों को जो है वो सिखाते हैं बिना प्रोग्रामिंग किए हुए। प्रोग्राम की मदद से नहीं, उनको हम डेटा देते हैं और उन डेटा की मदद से हम मशीन को सिखाते हैं कैसे इंसानों की तरह निर्णय लेना है, इंसानों की तरह सोचना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग। अगला प्रश्न है, सुपरवाइज लर्निंग इन्वॉल्व, यानी कि सुपरवाइज लर्निंग जो होती है उसमें क्या होता है? तो सुपरवाइज जो लर्निंग है उसमें ये एक ट्रेनिंग मॉडल है जिसमें लेबल्ड डेटा का यूज किया जाता है। इसी तरह पूछता है अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? तो अनसुपरवाइज लर्निंग में नॉन लेबल्ड डेटा का यूज किया जाता है। अब ये लेबल्ड और नॉन लेबल्ड डेटा क्या है इसको एक बार जरा डिटेल से समझते हैं। तो पहले देखते हैं मशीन लर्निंग के कितने टाइप होते हैं। मशीन लर्निंग के 3 टाइप होते हैं। पहला है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग को समझते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम मशीन को कुछ डेटा देते हैं और उसके साथ उसके लेबल्स देते हैं। लेबल्स में क्या है, लेबल्स में हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज देते हैं जिनकी बेसिस पे जो डेटा है उसको जो मशीन है वो सॉर्ट कर सके या समझ सके कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं तो इसमें जो हमने जो ड्रॉ डेटा दिया है उसमें काऊ है, एलिफेंट है और कैमल है, ये मिक्स्ड है। तो काऊ, एलिफेंट और कैमल की हमने पिक्चर दी है उसको मशीन को, और साथ में लेबल भी दे दिया है कि काऊ कैसे दिखती है, एलिफेंट कैसे दिखती है और कैमल कैसे दिखता है, यानी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि अगर किसी की लंबी गर्दन है किसी जानवर की तो वो कैमल हो जाएगा, किसी के सूंड है तो हाथी हो जाएगा और जिसमें व्हाइट या ब्लैक स्पॉट्स हैं वो गाय हो जाएगी। तो मशीन जो होगी ये इन सभी लेबल डेटा को और रॉ डेटा को लेगी और उनके साथ कंपेयर करेगी, फिर आउटपुट हमें देगी प्रोसेसिंग के बाद कि एलिफेंट क्या है, कैमल क्या है और काऊ क्या है। तो ये हो जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम डेटा के साथ लेबल भी देते हैं, यानी कि बताते हैं कि इनमें से क्या चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अनलेबल्ड डेटा देते हैं, यानी कि हम जो डेटा जो भी मशीन को देते हैं उसमें हम उसे ये नहीं बताते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए या हम उसे क्या चीज़ दे रहे हैं। एग्जांपल ये देखते हैं, हमने इसमें मशीन को कैट और डॉग इनकी फोटोज़ दी और उसको मगर ये नहीं बताया कि कैट क्या है, डॉग क्या है। तो मशीन क्या करेगा, अपने ही जो है अपने ही दिमाग से सोचेगा और उसमें जो खुद कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेगा कैट की और डॉग की, उसको पता नहीं कि क्या कैट है, क्या डॉग है और वो उनको में ग्रुप कर देगा। जैसे कि वो देखेगा कि इसमें ब्लैक और व्हाइट कलर वाली हैं, तो ये इनको एक में ग्रुप कर देगा। तो ये ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ये ब्लैक और ये ब्लैक और ये ब्लैक। तो इन सबको एक ग्रुप में कर देगा जिनको ये कैट बोल देगा और बोल देगा इनको जो है इसको और इसको एक कैरेक्टरिस्टिक में या एक ग्रुप में कर देगा और इनको ये डॉग बोल देगा। ये होता है अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा में हम कंप्यूटर को या मशीन को ये नहीं बताते कि डेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है या आउटपुट क्या होना चाहिए, मगर लेबल्ड में हम बताते हैं, डेटा के साथ हम लेबल्ड में बताते हैं कि आउटपुट में क्या होना चाहिए। तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक एजेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है और एक्शन, रिवार्ड और पेनल्टीज होते हैं। ये क्या है, ये पार्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। अब इसमें पबजी की गेम की मदद से समझते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे आप जब हम गेम खेलते हैं तो जो आपका प्लेयर होता है ये हो गया आपका एजेंट। ये एजेंट हो गया, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्शन लेता है या जो है अपने कार्य करता है जो भी उसके एनवायरनमेंट में घटित हो रहा हो। एनवायरनमेंट क्या होता है? तो इस चीज़ में, इस गेम में ये जो जो भी इसकी जगह है या जो भी स्टेज है, वो हो गया आपका एनवायरनमेंट। एक्शन क्या है? तो एक्शन है इसमें कि ये बुलेट फायर करेगा, रीलोड करेगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, गाड़ी ड्राइव करेगा, ये हो गए इसके एक्शन। रिवॉर्ड्स क्या है? तो रिवॉर्ड्स में आपको हो सकता है जो भी आपको ड्रॉप मिलता है या जो भी आपको लूट मिलती है वो इसके रिवॉर्ड हो गए। पेनल्टीज़ में क्या है? तो पेनल्टी में क्या होगा कि अगला प्लेयर आपको शूट कर देगा या आपकी डेथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी पेनल्टी। नेक्स्ट होता है पॉलिसी। तो इसमें पॉलिसी क्या है? पॉलिसी एक स्ट्रैटेजी होगी, यानी कि आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं गेम को पार करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए या इसमें चिकन डिनर करने के लिए, तो वो आपकी जो हो गई पॉलिसी हो गई। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है गेमिंग।
इसमें क्या होता है, मशीन जो है वो एक्शन लेती है अपने ही मन से और उसके हिसाब से जो उसको रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलती है, उसके हिसाब से वो खुद को डेवलप करती है, खुद को एडवांस करती है और सीखती जाती है। अगला क्वेश्चन है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन्वॉल्व। तो अभी हमने पढ़ा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन अनलेबल्ड डेटा, यानी कि हम मशीन को सिखाते हैं बिना लेबल्ड डेटा की मदद से। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ट्रेनिंग अ मॉडल थ्रू ट्रायल एंड एरर विद रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये गेम की तरह होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अ ब्रांच ऑफ एआई दैट डील्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम जो मशीन होती है इसको हम ह्यूमंस की यानी इंसानों की लैंग्वेज को समझना, सीखना और उसको ट्रांसलेट करना, ये सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन एनएलपी टास्क। इनमें से कॉमन एनएलपी टास्क क्या है। एनएलपी क्या है, एनएलपी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है इसके क्या क्या जो है वो कार्य हैं, तो देख सकते हैं हम। ईमेल फिल्टरिंग में इसका यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में सबसे बढ़िया बड़ा यूज तो इसका यही है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। फिर स्मार्ट असिस्टेंट में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस में कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्चेस में कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट में कर सकते हैं। जैसे कि जब आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ शब्द जो शब्द होते हैं वो आपके कीबोर्ड्स पे फ़ोन में आने लगते हैं पहले से ही, तो वो होता है आपका प्रिडिक्टिव टेक्स्टिंग। फिर है चैटबॉट्स में, जैसे आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च करते हैं या आप अपना ऑर्डर के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसमें जो चैटबॉट है उसकी आप मदद ले सकते हैं। फिर हो गया सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में, ऑटोमेटिक समराइज़ेशन में, सेंटिमेंट एनालिसिस में, इन सब में हम जो है एनएलपी टास्क जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेंटिमेंट एनालिसिस। अगला प्रश्न है व्हाट इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या है, तो कंप्यूटर विजन इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू सी एंड इंटरप्रेट इमेजेस एंड वीडियोस। तो जैसे हम हमारी आंखें हमको देखने में मदद करती हैं कि सामने क्या है, वैसे ही कंप्यूटर विजन जो है वो मशीन को देखने में मदद करती है कि जो उसके सामने दिया गया है वो इमेज है, वीडियो है, ग्राफ है, क्या है, यानी कि डेटा किस टाइप का है, इमेज वीडियो है, उसको डिफाइन करती है कंप्यूटर विजन। इसमें कंपैरिजन किया गया है हमारी आंखों का और कंप्यूटर का। इसमें देखते हैं हमने ये मशीन है, इसके सामने एक इनपुट रखा जैसे डॉग और कैट की पिक्चर, और ये अपना सेंसिंग डिवाइस है। तो ये सेंसिंग डिवाइस क्या हो सकता है, ये सेंसिंग डिवाइस आपका वेबकैम भी हो सकता है। इसने ये मशीन ने फिर इसको इंटरप्रेट किया डिवाइस डेटा को और फिर हमें आउटपुट दिया कि एक कैट की फोटो है और एक बुलडॉग है। इसी तरह हमारी जो आँखें हैं वो भी काम करती है। हमने हमारी आँखों ने देखा कि एक कैट है और ये डॉग है। तो अब जब आँखों ने इसका सिग्नल भेजा ब्रेन को और फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि ये कैट है और ये डॉग है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कंप्यूटर विजन टास्क। इनमें कॉमन कंप्यूटर विजन टास्क क्या है। अभी हमने देखा कंप्यूटर विजन क्या होता है, जो कि कंप्यूटर को इमेज और वीडियो को क्लासिफाई करने में और उनको पहचानने में मदद करता है। तो कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन के जो मेन यूज है वो क्या हो सकते हैं। पहला ऑगमेंटेड रियलिटी, जो आप वीआर हेडसेट लगा के ऑगमेंटेड रियलिटी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो फेसबुक मेटा में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका और PS5 जब आप गेम खेलते हैं उसमें। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में, जो कि टेस्ला यूज करती है। नेक्स्ट है फेशियल रिकॉग्निशन में, आपका जो फेस अनलॉक होता है फ़ोन में, वो हो सकता है। फिर हेल्थ केयर में यूज़ होती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में, जो भी आप अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट, उसमें यूज़ हो सकता है। सुपर रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग में, इमेज को जो है उनके रिज़ॉल्यूशन बढ़ाने में यूज़ हो सकता है। तो ये सभी यूज़ है कंप्यूटर विज़न एप्लीकेशन के। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में। अगला प्रश्न है व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या है, तो न्यूरल नेटवर्क होते हैं अ सीरीज ऑफ एल्गोरिदम दैट endeavors टू रिकॉग्नाइज अंडरलाइंग रिलेशनशिप्स इन अ सेट ऑफ डेटा थ्रू अ प्रोसेस दैट मिमिक्स द वे ऑफ ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट्स। न्यूरल नेटवर्क साधारण सी भाषा में समझे तो न्यूरल नेटवर्क वो है जो मशीन को हमारे यानी इंसानों के ब्रेन की तरह जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, न्यूरॉन्स के कई सारे जो बिलियंस ऑफ नेटवर्क हैं उनकी मदद से सोचने और समझने और निर्णय लेने की शक्ति देता है हमें इंसानों को। उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ये नोड्स का एक बहुत बड़ा जाल होता है और इसमें कई सारी एल्गोरिदम होती है, जो कि हमारी जैसे इंसानी सोचते हैं वैसे मशीन को सोचने में मदद करती है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है, अ कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इंसानों की ब्रेन की तरह जो है कंप्यूटेशनल मॉडल है एक न्यूरल नेटवर्क। अगला प्रश्न है डीप लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ। तो डीप लर्निंग किसके अंतर्गत आती है, तो डीप लर्निंग आती है मशीन लर्निंग के अंदर। और मशीन लर्निंग किसके अंदर आती है, वो आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सा सर्कल हो गया, उसके अंदर आती है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंदर आती है डीप लर्निंग। अगला प्रश्न है व्हाट इज एन एल्गोरिदम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई। एआई की कॉन्टेक्स्ट में एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम निर्देशों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी कार्य को कैसे सीखना, कैसे करना है। तो ये हो गया एल्गोरिदम। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सेट ऑफ रूल और इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर फॉलोज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम।
जनरली कितने टाइप की एआई एल्गोरिदम होती है? तो मेन 3 टाइप की होती है। पहली हो गई सुपरवाइज़्ड, जो कि हमने अभी पढ़ी है, अनसुपरवाइज़्ड हो गई और फिर हो गई रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगला प्रश्न है, डेटा माइनिंग क्या होता है? तो डेटा माइनिंग जो है, अ प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनीज टू टर्न रॉ डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो डेटा माइनिंग है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज जो उनके पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा से इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो उनके काम की हो, उसको निकालना, उसको कहते हैं डेटा माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न एंड इनसाइट फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स इज नोन एज डेटा माइनिंग। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ चैटबॉट? चैटबॉट क्या है? तो चैटबॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू कन्वर्सेट विद ह्यूमन यूजर्स। तो चैटबॉट एक ऐसा प्रोग्राम है जो अ, इंसानों की तरह ही बात करता है, इंसानों के साथ इंसानों की तरह ही बात करता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये अमेज़न प्राइम का चैटबॉट है। जैसे ही आप जाएँगे, ये पूछेगा, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अमेज़न, आई एम अमेज़न्स चैट हेल्पर, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन, गेट द राइट पर्सन टू हेल्प यू आउट। तो ये आपकी तरह इंसानों की तरह ही बात करता है और आपके क्वेश्चंस का या आपकी क्वेरी जो है उनका सॉल्यूशन देता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ट्यूरिंग टेस्ट? ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? तो ट्यूरिंग टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ मशीन्स एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्विवेलेंट टू और इन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दैट ऑफ अ ह्यूमन। तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है, वो एक्चुअल में होता क्या है, ये एलन ट्यूरिंग ने दिया था 1950 में। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे एलन ट्यूरिंग, इन्हीं के ऊपर मूवी बनी है जो थी इमिटेशन गेम। इन्होंने ही जो ये थे एलन ट्यूरिंग, इन्होंने ही वो एनिग्मा जो कोड मशीन थी जर्मन नाजी जर्मनी की, उसको उसके कोड को तोड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 में। इसमें क्या होता है ट्यूरिंग टेस्ट में, इसमें एक इंटेरोगेटर बैठा होता है और एक साइड उसको पता नहीं होता है कि कौन साइड, मतलब कौन कंप्यूटर है और कौन ह्यूमन है। और ह्यूमन से दोनों से एक ही टाइप के प्रश्न पूछता है और कई सारे प्रश्न पूछता है, मतलब तो उसके हिसाब से इसको इंटेरोगेटर को जो है वो बताना होता है बाद में के रिस्पॉन्सेस को देख के, कंप्यूटर के रिस्पॉन्स को यानी आंसर को देख के और ह्यूमन के आंसर को देख के ये डिसाइड करता है इंटेरोगेटर की कौन मशीन है, किस तरफ कंप्यूटर, मतलब कौन सा आंसर दे रहा है और कौन सा ह्यूमन रिस्पॉन्डर। अभी तक जो है वो कोई भी जो एआई है वो इसको बीट नहीं कर पाई है ट्यूरिंग टेस्ट को। ये 1950 में बनाया था एलन ट्यूरिंग ने। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट अ कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क में कौन कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है? तो जो कॉमन आपके एक्टिवेशन फंक्शन है, तो पहला है सिग्मॉइड, दूसरा है टैनएच, तीसरा है रेलियू, चौथा है लीकी रेलियू, पांचवा है मैक्स आउट और छठा है ईएलयू। ये आप ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि बाकी इसमें जो है वो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती है, तो सिर्फ ऐसे ही याद कर लीजिए, सिर्फ नाम, इनके नाम ही पूछेगा आपसे कि एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क क्या नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं? टोटल 6 होते हैं। पहला सिग्मॉइड है, दूसरा टैनएच है, तीसरा रेलियू है, चौथा लीकी रेलियू है, पांचवा मैक्स आउट है और छठा है ईएलयू। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सिग्मॉइड है, रेलियू है, टैनएच है, मगर जो ये है कोसाइन है, ये नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओवरफिटिंग इन मशीन लर्निंग मीन्स? तो ओवर मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग का क्या मतलब? ओवरफिटिंग इज अ कॉमन मशीन लर्निंग प्रॉब्लम दैट अकर व्हेन अ मॉडल फिट्स टू क्लोजली टू ट्रेनिंग डेटा। मतलब ओवरफिटिंग जो है मशीन लर्निंग की एक प्रॉब्लम है। जब क्या होता है कि जब कोई मॉडल है, मशीन का मॉडल जो बनाया है हमने, वो जो हम उसे इनपुट डेटा देते हैं, तो जो ट्रेनी डेटा होता है वो उसी को ही, मतलब जो है मान लो एक तरीके से परम सत्य मान लेता है। तो हम अगर कोई इससे थोड़ा-सा डिफरेंट भी डेटा दे दें, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है या हमें जो आउटपुट होता है वो गलत दे देता है। इसको कहते हैं ओवरफिटिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द मॉडल परफॉर्म्स वेरी वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन अनसीन डेटा। यानी कि नए डेटा पे जो वो है, वो काम उतना अच्छा नहीं करता। ये इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। अगला प्रश्न है, रेगुलराइजेशन टेक्निक आर यूज्ड टू प्रिवेंट? तो रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज करते हैं किसको प्रिवेंट करने के लिए? ओवरफिटिंग को प्रूव करने के लिए। और क्या-क्या चीज़ें यूज करते हैं? ओवरफिट तो करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन करते हैं, रिमूव फीचर करते हैं, अर्ली स्टॉपिंग करते हैं, यानी कि जो हम मशीन लर्न को सिखा रहे हैं उसको पहले ही रोक दें। फिर है रेगुलराइजेशन और एनसेम्बलिंग। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज्ड फॉर? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ किस लिए होता है? तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ होता है इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। एक क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को अ, इवैल्यूएट करने के लिए, जज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज़ अ सिंपल टेबल दैट शोज़ हाउ वेल अ क्लासिफिकेशन मॉडल इज़ परफॉर्मिंग बाय कंपेयरिंग इट्स प्रेडिक्शन टू द एक्चुअल टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एक टेबल बनाते हैं हम, ऐसे 4 बॉक्सेस की टेबल बनाते हैं और हम उसको बोलते हैं यहाँ पे होती है एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे होती है उसकी जो उसने आउटपुट दिया है। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं जो उसने आउटपुट दिया है उसके साथ, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल था उसने कितना कितना क्लोज़ है वो रियल आंसर के पास। अगला प्रश्न है, प्रिसिजन इन क्लासिफिकेशन रिफर्स टू? तो क्लासिफिकेशन में प्रिसिजन का क्या अर्थ है? प्रिसिजन का अर्थ है द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव अमंग द प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। यानी कि ये जो हमने टेबल बनाई थी, इसमें जो हम ये हो गया मशीन का आउटपुट मान लीजिए और ये उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू इसने दी है, ये कितनी पास है एक्चुअल वैल्यू के? इसको बोलते हैं आपकी प्रिसिजन। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क? तो इसमें पूछ रहा है डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का पॉपुलर एग्जांपल क्या है?
तो कुछ बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर डीप लर्निंग है। सबसे पहला है टेंसरफ्लो, फिर है पाइटॉर्च, फिर है केरास, एमएक्सनेट, कैसे, थियानो, चेनर, डीप लर्निंग 4J या जिसको DL4J कहते हैं, ग्लूऑन है और टेंसरफ्लो डॉट जीएस है या जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हो जाएगा आपका जो टेंसरफ्लो है, ये पॉपुलर एग्जांपल हो जाएगा आपका डीप लर्निंग का। ये एग्जांपल याद कर लीजिए, ये यूपी ट्रिपल एस से आपसे एग्जांपल ही पूछेगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? तो एक एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? वो एक कंप्यूटर सिस्टम है डिजाइन टू स्टिमुलेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट। यानी कि एक एक्सपर्ट सिस्टम वो होता है जो किसी ह्यूमन एक्सपर्ट के डिसीजन मेकिंग को मिमिक कर सके। अब देखिए इसमें होता है क्या, एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जाता है। इसमें पहले क्या होता है, एक नॉलेज फ्रॉम एन एक्सपर्ट, यानी कि एक एक्चुअल इंसान होता है जो किसी, मान लीजिए वो डेटा लर्निंग में एक्सपर्ट है, तो उसका सारा जो नॉलेज होती है उसको ली जाती है, उससे एक नॉलेज बेस बनाया जाता है, फिर एक इंजन या मैट्रिक्स या एल्गोरिदम को उसके तरफ डिजाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको यूजर इंटरफेस में यूज किया जाता है जिससे बाकी के जो लोग हैं उसका यूज कर सकें। तो इसमें जो नॉलेज बेस है ये कहाँ से आता है? ये एक एक्चुअल ह्यूमन से आता है। तो उसको बोलते हैं अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू स्टिमुलेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट। इसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें एक्सपर्ट क्या है? इसमें एक्सपर्ट ये है कि इसका जो जो भी नॉलेज आई है वो एक एक्चुअल ह्यूमन से आई है। अगला प्रश्न है व्हाट आर द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन्स, इसका प्लेटफॉर्म भी पूछते हैं। तो सीएनएन्स क्या है? इसका मतलब क्या यूज किया जाता है? तो सीएनएन्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर इमेज रिकॉग्निशन एंड कंप्यूटर विजन टास्क। तो किसी इमेज को पहचानने में कि उस इमेज में क्या है, किसकी है, और कंप्यूटर के विजन टास्क में। अभी हमने पीछे कंप्यूटर विजन टास्क जो है उसके एप्लीकेशन देखे थे। CNN are often used to identify object in images, but they can also be classified into audio, time series and signal data. तो जनरली जो CNNs हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इनका यूज इमेज को आइडेंटिफाई करने में करते हैं, मगर इनका यूज क्या क्या कर सकते हैं? ऑडियो भी क्लासिफाई करने में भी, टाइम सीरीज करने में और सिग्नल डेटा में। एक ऐप आती है जिसमें आप किसी भी गाने का कोई कुछ भी पार्ट उसमें अपलोड कर दें या उसको सुना दें, तो वो गैस कर लेता है कि ये कौन सा गाना है। तो वो भी इसमें ही ये CNN का ही यूज हो गया। जैसे आप कभी गूगल इमेज सर्च करते होंगे या गूगल लेंस का यूज़ करते होंगे, तो उसमें कोई भी अगर आप इमेज अपलोड करते हैं, तो वो तुरंत सर्च करके बता देता है कि ये क्या है वेब में। तो वो क्या यूज़ करता है? वो यही सीएनएन्स ही यूज़ करता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। अगला प्रश्न है व्हाट आर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे सीएनएन था उसी तरह एक दूसरा होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन्स। तो ये जो है ये सीक्वेंशियल डेटा लाइक टेक्स्ट और टाइम सीरीज के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आरएनएन किस लिए यूज़ किए जाते हैं? सीक्वेंशियल डेटा, टेक्स्ट और टाइम सीरीज के लिए। सीएनएन किस लिए यूज़ किए जाते हैं? तो ये इमेज रिकॉग्निशन और कंप्यूटर विजन टास्क के लिए। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जिन्हें सीएनएन्स कहते हैं एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर बोथ टाइप ऑफ डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क। तो ये किसके प्रकार है? ये डीप लर्निंग के प्रकार है, या डीप लर्निंग में आते हैं सीएनएन और आरएनएन। सीएनएन किस लिए यूज किए जाते हैं? इमेज प्रोसेसिंग के लिए, किसी इमेज को पहचानने के लिए। जबकि आरएनएन किस लिए यूज किए जाते हैं? ये किसी सीक्वेंशियल डेटा को पहचानने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द बैक प्रोपगेशन इन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में बैक प्रोपगेशन क्या है? तो बैक प्रोपगेशन एक एल्गोरिदम है जिससे हम ट्रेन करते हैं न्यूरल नेटवर्क को बाय एडजस्टिंग वेट्स बेस्ड ऑन एरर। तो जैसे-जैसे जो भी हमारा सीएनएन या आरएनएन हो गया, जो मॉडल है वो जितनी एरर करता है उस बेसिस पे हम जो उन नेटवर्क्स को टेस्ट करते हैं, उनमें से कुछ जो है वो अपने पैरामीटर्स को चेंज करके। बैक प्रोपगेशन इज अ पावरफुल एल्गोरिथम इन डीप लर्निंग प्राइमरली यूज्ड टू ट्रेन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इसके लिए क्या करते हैं? बैक प्रोपगेशन में हम आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं जैसे सीएनएन हो गया, आरएनएन हो गया, इनको हम टीचिंग करने के लिए, इनको हम सिखाने के लिए यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 V's ऑफ बिग डेटा। तो इसमें पूछा है बिग डेटा है, इसमें बेसिकली 5 वी होते हैं। 5 वी यानी कि जिन जो वी से चालू होते हैं। पहला होता है वॉल्यूम, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा वैरायटी है, चौथा वेरासिटी है और पांचवा है वैल्यू। तो वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, ये 5 वी हैं बिग डेटा के। तो इसमें वेलोसिटी है, वैरायटी है, वेरासिटी है और वॉल्यूम भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है व्हाट डज वॉल्यूम रिफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिग डेटा। तो इसमें पूछा है ये जो वॉल्यूम है बिग डेटा में, ये इसका क्या मतलब होता है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है द साइज ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, वो बताता है वॉल्यूम। एंड देन व्हाट डज वेलोसिटी रिफर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा में ये वेलोसिटी क्या बताता है? तो वेलोसिटी बताता है द स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड। तो किस स्पीड से जो डेटा है मशीन लर्निंग में वो जनरेट हो रहा है और उस वो जो मशीन है उसको प्रोसेस कर पा रही है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। और वॉल्यूम क्या हो गया कि कितना साइज का डेटा है। अगला है व्हाट डज वैरायटी रिफर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा में जो वैरायटी है ये क्या बताती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, यानी कि डेटा में कितने टाइप है। मान लो एक डेटा सेट है जिसमें सिर्फ 2 ही टाइप है और दूसरा एक डेटा सेट है उसमें 4 टाइप है, 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा है।
मतलब मान लो डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस हो गया आपका, है ना? पिन कोड हो गया और आपका फादर्स नेम हो गया। ये 4 टाइप के डेटा हो गए। पहले डेटा सिर्फ़ ना सिर्फ़ आपका नाम था और डेट ऑफ बर्थ था। तो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा। तो वैरायटी किसमें ज़्यादा हो जाएगी? जो आपका सेकंड डेटा सेट है उसमें जो है वो वैरायटी ज़्यादा हो जाएगी। अगला है हडूप इज़ अ पॉपुलर फ्रेमवर्क। ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है अभी जल्दी। तो हडूप इज़ अ पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर, तो पूछ रहा है हडूप जो है वो पॉपुलर फ्रेमवर्क है किसका? तो ये जो यूज़ होता है ये स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग बिग डेटा। तो हडूप किसमें यूज़ होता है? बिग डेटा जो बहुत बड़ा साइज़ का डेटा है उसको स्टोर करने में और प्रोसेस करने में। हडूप है क्या? हडूप इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है बेस्ड ऑन जावा। ये जावा के ऊपर बेस्ड है, जावा लैंग्वेज के ऊपर, दैट मैनेजेस एंड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर एप्लीकेशन। तो हडूप बेसिकली है क्या? ये एक ओपन फ्रेमवर्क है जो कि जावा पे बेस्ड है, यानी कि जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। ये क्या करता है, जो बहुत बड़ा डेटा होता है, बिग साइज़ का बड़ी-बड़ी कंपनियों का डेटा हो गया मान लो, या आपका जो कहते हैं डेटा सर्वर का डेटा हो गया, तो वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और उसको स्टोर करता है। यानी किस तरीके से स्टोर करना है और मान लो कभी उसको रिट्रीव करना पड़ा, तो उसको कैसे रिट्रीव करना है, ये मैनेज करता है हडूप। तो एक तरीके से समझ सकते हो कि ये हडूप जो है, वो बिग डेटा जो साइंस होते हैं या फिर सर्वर हो गए, उनका एक तरीके से एक फाइल मैनेजर है। तो बेसिकली ये क्या है, एक फाइल मैनेजर है बिग डेटा सेट के लिए। Hadoop is uses distributed storage and parallel processing to handling big data। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि Hadoop एक्चुअल में जो बिग डेटा को कैसे हैंडल करता है? तो ये हैंडल करता है स्टोरेज, कैसे करता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कई सारी मशीन्स पे या कई सारी फाइल्स या फ़ोल्डर्स बना के इनको स्टोर करता है डेटा को, बिग डेटा को, और उसके बाद उसको पैरेलल प्रोसेस करता है। पैरेलल प्रोसेस का मतलब है कि एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक सीपीयू में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो एक-एक जो कोड होता है सीपीयू में, उसमें अलग-अलग प्रोसेस एट द टाइम जो है वो प्रोसेस हो रही है। तो ये हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि कई सारी प्रोसेसेस एक साथ चल रही होंगी, तो ये होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका यूज़ करता है हडूप, किसमें? जो बिग डेटा को जो है वो प्रोसेस करने में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का यूज़ करता है और पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ करता है। 2 जो है टेक्निक का यूज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और पैरेलल प्रोसेसिंग, ये ज़रूर पूछा जाएगा। अब पूछा है एचडीएफएस इन हडूप। तो एचडीएफएस, हडूप में एचडीएफएस क्या होता है? एचडीएफएस का फुल फॉर्म होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, आपको पता ही है हडूप क्या है? एक फाइल सिस्टम है, बेसिकली एक फाइल मैनेजर है बिग डेटा को, जो है बहुत बड़े जो डेटा सेट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। इसमें होता क्या है? तो इसमें हो गया, मान लीजिए हमारे पास डेटा सोर्सेस, 4 डेटा सोर्सेस हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 डेटा सोर्सेस के पास से हमें बहुत सारा डेटा, बहुत बड़ा डेटा मिल गया है, बिग डेटा फाइल्स क्रिएट हो गई है। मान लो कई मतलब थाउज़ेंड्स ऑफ टेराबाइट्स मान लो हमारे पास आ गई हैं, ठीक है? सर्वर के ऊपर। अब इन टेराबाइट्स को ये हडूप सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे मैनेज करेगा? तो ये क्या करेगा, इन डेटा फाइल्स की जो 4 डेटा सोर्स हैं हमारे पास, डेटा फाइल्स आई थी, इनको 2 नोड में पहले तोड़ेगा। तो 2 पैरेंट नोड में तोड़ देगा। पहली नेम नोड 1, नेम नोड 2। फिर जो नेम नोड होंगी, इनको फर्दर तोड़ देगा छोटी-छोटी स्मॉलर डेटा नोड्स में। तो 2 नेम नोड बनाए इसने, फिर उनको 4 सब डेटा नोड्स में तोड़ दिया। तो 2, फिर 2 को 4 में तोड़ दिया और फिर इन डेटा नोड्स के अंदर भी आपके फाइल के ब्लॉक्स होंगे कई सारे, डिफरेंट-डिफरेंट। तो सबसे पहले इसने 4 डेटा सोर्सेज़ से सोर्स लिया, फिर इसके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया। उस डेटा को ये मैनेज करने के लिए क्या करता है, 2 पैरेंट नोड बनाएगा, फिर उन 2 पैरेंट नोड, यहाँ पे कई सारी पैरेंट नोड भी हो सकती हैं, तो पैरेंट नोड बनाएगा, फिर उनको जो है वो फर्दर डिफरेंट-डिफरेंट छोटी-छोटी डेटा नोड्स में तोड़ेगा, फिर उन डेटा नोड्स को भी छोटे-छोटे कई सारे ब्लॉक्स में तोड़ देगा। तो ये इस तरीके से जो हडूप सिस्टम आर्किटेक्चर है या हडूप जो फाइल मैनेजर है बिग डेटा के लिए, वो है डेटा को मैनेज करता है। और इसमें क्या करता है, तो ये क्या करता है कि कई सारे ब्लॉक बनाता है और फिर क्या आता है, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है इनको प्रोसेस करने के लिए। अगला प्रश्न है, डेटा माइनिंग टेक्निक आर ऑफन अप्लाइड टू बिग डेटा टू। पूछ रहा है कि डेटा माइनिंग टेक्निक जो है वो बिग डेटा पे अप्लाई होती है। तो डेटा माइनिंग टेक्निक कौन-कौन से एग्जांपल है या किस तरीके से होती है? तो सबसे पहला है रिग्रेशन टेक्निक, क्लासिफिकेशन टेक्निक, क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, न्यूरल नेटवर्क, एसोसिएटिव लर्निंग, कंट्रोल इंडक्शन और डिसीजन ट्री। ये है डेटा माइनिंग के टेक्निक जो कि डेटा माइनिंग में यूज़ होती है। इसमें पूछा है डेटा माइनिंग टेक्निक आर ऑफन यूज्ड टू बिग डेटा टू। तो किस लिए हम यूज़ करते हैं डेटा माइनिंग टेक्निक को बिग डेटा के ऊपर? तो हम यूज़ करते हैं डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड इनसाइट्स। तो हम करते हैं कि इस जो दिए गए डेटा में उसमें क्या पैटर्न हो सकता है या क्या उसमें छुपी हुई इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसको निकालने के लिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एआई के, मशीन लर्निंग के और बिग डेटा से जुपिटर पल्स लेवल के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।